हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर और जो है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन वाला बटन दिया गया उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जो अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर है। बाकी और कोई डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के नीचे देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा आपको। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का जो अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको बताया। तो आप लोग वहां से जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में इतना। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीएड का, ठीक है। तो ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि हाँ सर ये किस स्टेट के लिए है। तो सभी स्टेट के लिए है, और ये जो है सभी स्ट्रीम के लिए भी है, ठीक है। आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, जो जीके की क्लासेस सभी में आती है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे सही उत्तर का दो, ठीक है। कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करते हैं, बताइए। बताइए। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के अंतर्गत जो है कितने कार्य करते हैं हमको बताना है, ठीक है। मतलब कितने रीजनल समिति द्वारा जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों 4 जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई भारत सरकार की एक संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 में की गई थी, ठीक है। इसका उत्तरदायित्व जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली की मानक प्रतिक्रियाओं एवं धाराओं की स्थापना तथा निरीक्षण करना है। इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे पैटर्न से अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बिकिला ने। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन फिनलैंड के प्रसिद्ध एथलीट कोच बिकिला द्वारा वर्ष 1920 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का जवाहरलाल नेहरू कब किस खेल से संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू कब जो है किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्रिकेट से। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। जवाहरलाल नेहरू कब क्रिकेट से संबंधित है, जबकि नेहरू ट्रॉफी का संबंध आपका हॉकी खेल एवं बॉस बॉट रेस से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेहरू गोल्ड कप या नेहरू कप जो है फुटबॉल खेल में जो है प्रदान किया जाता है, इतना भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। और लेकिन जवाहरलाल नेहरू कप की बात करेगा तो आपका किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का किसी प्रक्रिया की धुरी, ठीक है, किसी प्रक्रिया की धुरी समतल पर सदैव कौन सा कोण बनाती है, बताइए। किसी प्रक्रिया की धुरी जो है समतल पर सदैव कैसा कोण बनाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समकोण बनाती है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। किसी प्रक्रिया की धुरी जो है समतल पर सदैव आपका समकोण बनाती है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए पांचवा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। पांचवें राइट आंसर का शरीर में लंबी हड्डियों का क्या कार्य होता है। शरीर में लंबी हड्डियों का क्या कार्य होता है। तो देखिए शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य होता है साथियों लीवर का कार्य करना। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इसके बारे में। शरीर में लंबी हड्डियां मुख्यतः लीवर का कार्य करती हैं, ठीक है। शरीर की अन्य विभिन्न प्रकारों की अस्थियां जो है सुरक्षा, संतुलन तथा सभी कठिन कार्यों में क्रियान्वयन में सहायता करती है, लेकिन जो लंबी हड्डियां होती है वो लीवर का कार्य करती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें छठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। छठे पैटर्न से हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है, बताइए। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा। देखिए भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली का। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। लेकिन अभी जो है चेंज हो सकता है। अभी जो है भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपका ये हो गया है, क्या बोलते हैं, अ, अहमदाबाद वाला, उसका नाम क्या है,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम शायद उसका नाम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर पूछेगा नहीं रहेगा अगर वो वाला, तो आपका ऑप्शन जो दिया गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम आपका राइट आंसर होगा दिल्ली में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 7वां नंबर क्या देगा। विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? विजेंद्र कुमार सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? विजेंद्र कुमार सिंह का संबंध आपका हो जाएगा साथियों मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला आपका देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, 8वें पे राइट आंसर होगा। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? बताइए। बीमर शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? तो बीमर शब्द का जो संबंध दिएगा आपका क्रिकेट से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 9 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, राइट 9 पर राइट आंसर होगा। आगा खा कप का संबंध किस खेल से? बताइए। आगा खा कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हॉकी से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। आगा खा कप का संबंध आपका हॉकी से हो जाएगा, ठीक। क्लियर सबको इसके बारे में यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 10वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, 10वें पे राइट आंसर होगा। जीव मिका सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल से किस खेल के लिए प्रसिद्ध? बताइए। जीव मिखा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये सभी के सभी आपके गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 11 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 11 पर राइट आंसर होगा। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? बताइए। महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना है कहाँ पर की थी? कुंडग्राम में, वैशाली में, पावापुर में या वाराणसी में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पावापुरी में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। महावीर ने जैन संघ की स्थापना आपकी पावापुरी में की थी, ठीक है। अगला आपका है 12 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 12 पे सही उत्तर का किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? बताइए। किस विदेशी दूत ने जो है अपने आप को जो है भागवत घोषित किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हेलियोडोरस ने, ठीक है। हेलियोडोरस ने अपने आप को क्या तो भागवत घोषित किया था, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर का वैदिक कालीनी सॉरी वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तांबा का, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्लियर से यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला? बताइए। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों शतपथ ब्राह्मण में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन जो है आपका शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 15 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर होगा किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? किस गद्य की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यजुर्वेद की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यजुर्वेद की जो रचना है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का कीमत तथा मात्रा दोनों अनिर्धारित अनिर्धारित होते हैं किसमें? तो देखिए कीमत तथा मात्रा दोनों अनिर्धारित किसमें होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों देखिए द्विपक्षीय एकाधिकार में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। यहाँ तक सभी का क्लियर है? कीमत तथा मात्रा दोनों अनिर्धारित होते हैं किसमें? तो द्विपक्षीय एकाधिकार में, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे क्या पूछा गया है 17 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या देगा? वरीयता वस्तुओं की संकल्पना सर्वप्रथम दी गई किसके द्वारा? बताइए। वरीयता वस्तुओं की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों मस्ग्रेव द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। वरीयता वस्तुओं की संकल्पना सर्वप्रथम मस्ग्रेव के द्वारा दी गई थी, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 18 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम वर्ष 1986 के अंतर्गत किस आयु के नीचे के बच्चों को रोजगार में लगाया जाना निषिद्ध था? बताइए। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष? तो आपका राइट आंसर आपको जो साथी 14 वर्ष के बच्चों को, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो है 14 वर्ष के आयु के नीचे के बच्चों को जो है रोजगार में लगाया जाना निषिद्ध है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प 18 पे आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि 19 में बताने की कोशिश करेंगे, 19 पे राइट आंसर का वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है? बताइए किसके द्वारा?
वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा। तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21-20 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, 20 पे सही होगा। के कारक विश्लेषण का संबंध किससे? बताइए के कारक विश्लेषण का संबंध किससे? तो के कारक विश्लेषण का संबंध आपका जो मृत्यु के कारणों से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। के कारक विश्लेषण का संबंध जो है मृत्यु के कारणों से होता है। क्लियर है यहाँ तक ना? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 21 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया यहाँ पे सही कथन है? तो देखिए समूह के सदस्यों की संख्या असीमित होती है, वाला जो कथन दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है? तो जो पहला कथन दिया गया आपका सही है, समूह की अपेक्षा व्यक्तियों में अधिक अस्थायित्व होता है, गलत है। समूहों के सदस्यों की संख्या सीमित होती है, समूह एक अमूर्त धारणा है, ये आपका गलत है। ठीक है, समूह के सदस्यों की जो संख्या असीमित होती है, जो ये वाला कथन दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 22 नंबर, 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन? बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजी थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका होगा SP नागेंद्र। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियोरी नामक पुस्तक के लेखक आपके SP नागेंद्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 23 नंबर, 23 पे बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? बताइए नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं होती? गतिशीलता, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, कृत्रिमता या सामाजिक समरूपता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है सामाजिक समरूपता। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सामाजिक समरूपता जो दी गई है आपकी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं होती। ठीक है, अगला है आपका देखें 24 नंबर, 24 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 24 पर समाज शास्त्र का जनक किसे कहा? बताइए समाज शास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? समाज शास्त्र का जनक आपका ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। समाज शास्त्र का जनक जो है अगस्त कॉम्टे को कहते हैं। तो जो आपका सी विकल्प देगा 24 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला आपका देखें 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सी शिल्प तथ्य है? बताइए शिल्प तथ्य कौन से हो जाएगा? संस्कृत के अंग, भौतिक संस्कृति, व्यवहार के अंग या इनमें से कोई नहीं? शिल्प तथ्य कौन से? तो देखिए शिल्प तथ्य की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 26 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन या कौन सा कथन आपका सत्य? बताइए उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में आपका जो कथन दिया गया है वह संसद का एक सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो आपका संसद का सदस्य नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, वह संसद का एक भाग होता है, सही बात है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता। एक मिनट के क्या दिया गया? वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है और वह संसद का सदस्य नहीं होता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या देखो उपराष्ट्रपति के संबंध में आपका देखिए वह संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या देखो वह संसद के किसी सदस्य सदन का जो है सदस्य होता है। ठीक है, संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वह क्या है संसद का सदस्य नहीं होता है। ये जो कथन दिया गया आपका गलत है। ठीक है, वह संसद का जो क्या होता है सदस्य होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नहीं होता है आपका जो ये वाला कथन दिया गया आपका गलत कथन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ऊपर देखेंगे 27 नंबर क्या देगा? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? बताइए लोकसभा जो है किसका प्रतिनिधित्व करती है भारत में? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारतीय जनता का। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में लोकसभा जो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 28 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे। 28 पर राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री के विषय में वे जो है नियुक्त होते हैं, याद रखिएगा वे निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत नहीं होते, चयनित भी नहीं होते। ठीक है, हम देखिए हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट कहीं भी नहीं देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से वोट देते हैं अपने जो हमारे MLA होते हैं इन सबको वोट देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जाके जो है लोकसभा में अपना चुनाव उसको क्या करते हैं नियुक्त करते हैं। हमारे मंत्रिमंडल का जो है मेन कौन रहेगा उसको प्रधानमंत्री ये लोग नियुक्त करते हैं। ठीक है, हमारे जो MLA होते हैं ये वाले। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 29 नंबर, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता। जो आपका दिया गया यहाँ पे BL विकल्प आपका आंसर हो। ठीक है,
किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी आपका एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तो 30 नंबर बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है आपकी प्रधानमंत्री करता है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 31 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है? बताइए, भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर जो है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर जो आपका नई दिल्ली में बनाया गया। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? बताइए, ईमेल को, सेलुलर फोन को, इंटरनेट को या कंप्यूटर को? तो सूचना राजपथ जो है आपका कहा जाता है साथियों किसको? तो इंटरनेट को। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 33 नंबर, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? बताइए, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? डार्क एवेंजर या फिलिप या डेसी या सी ब्रेन? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सी ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम का सी ब्रेन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 34 नंबर क्या देगा? साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम? बताइए, साइबराबाद जो है किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो साइबराबाद की अगर बात करें तो साइबराबाद जो है आपका हैदराबाद भारतीय शहर का जो है उपनाम है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, साइबराबाद जो है हैदराबाद भारतीय शहर का उपनाम है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देखें 35 नंबर क्या देगा? निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? बताइए, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या सभी के सभी? तो आपकी इनपुट डिवाइस की बात करें तो आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। एक मिनट रुक जाइए, इनपुट डिवाइस ना सभी हो जाएंगे, माउस भी तो हमारा इनपुट है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो सभी का सभी हमारे इनपुट डिवाइस है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, स्पीकर जो हमारा आउटपुट डिवाइस है इतना रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पीकर रहता तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में जब भी होगा आपका नेक्स्ट सेशन दोपहर को 1 बजे रीचिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।